यह घटना 14 फरवरी 2023 की है। वैलेंटाइन डे वाले दिन दिल्ली पुलिस के पास एक गुमनाम शख्स का फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला यह गुमनाम शख्स दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला था। इस शख्स ने बताया कि पिछले दिनों एक लड़के की शादी हुई थी। उस शख्स की इस तरह की बात को सुनकर पुलिस को उसमें कुछ खास अलग नज़र नहीं आता और पुलिस जैसे ही फ़ोन रखने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से उस शख्स ने जो बात पुलिस को उस दिन बताया, दिल्ली पुलिस उसी वक्त हरकत में आ गई। उस शख्स ने बताया कि जिस लड़की की शादी की बात वह कर रहा है उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके गर्लफ्रेंड का पिछले कई दिनों से कोई अता पता नहीं है। यही नहीं, अब उस लड़के ने अपनी दूसरी शादी भी कर ली है। उस गुमनाम शख्स ने पुलिस को यह भी शक जताया कि हो सकता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को मारकर कहीं ठिकाने लगा चुका हो। लड़की का नाम निक्की यादव था और वह उत्तम नगर में ही रहा करती थी। पुलिस ये खबर जैसे ही सुनती है, पुलिस सबसे पहले इस निक्की यादव के नाम की इस लड़की के उत्तम नगर से गायब होने या गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाए जाने की पड़ताल करती है, मगर उन्हें ऐसी कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं मिलती, जिससे पुलिस को भी यह लगने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है, वरना दिल्ली के किसी भी थाने में कोई न कोई रिपोर्ट जरूर दर्ज की गई होती। मगर इधर फोन करने वाले उस गुमनाम शख्स को जिस तरह निक्की के गायब होने पर भरोसा और उसकी बात में एक सच्चाई थी, उसे भी पूरी तरह से अनसुना नहीं किया जा सकता था। इसीलिए पुलिस भी उस लड़की की खोजबीन और आगे की जांच पड़ताल करना ही ठीक समझती है। जिसके बाद लड़के का पता लगाया गया तो पता चला कि उस लड़के का नाम साहिल था और वह दिल्ली के जाने माने कॉलेज में पढ़ाई करता था। यही नहीं, पुलिस के जांच में यह भी बात सामने आई कि जिस गुमनाम शख्स ने फ़ोन करके बताया था कि लड़के की हाल ही में शादी हुई है, वह बात बिल्कुल सच थी। साहिल की शादी 10 फरवरी 2023 को उसके घर पर ही हुई थी। इसके बाद यह बात तो साफ हो चुकी थी कि अभी तक पुलिस इस केस को बस अफवाह मानकर आरोपी के घर वालों से बचकर जांच कर रही थी। मगर शादी की बात से अब पुलिस भी कहीं ना कहीं यह समझ चुकी थी कि उनके कदमों के नीचे कुछ अनहोनी हो चुकी है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस निक्की के बॉयफ्रेंड साहिल का पूरा कुंडली खंगालना शुरू करती है। पुलिस के जांच में यह पता चला कि साहिल भी उत्तम नगर कहीं रहने वाला था। उसके पिता का अच्छा कारोबार था, साथ ही में उसका एक ढाबा भी था जो उत्तम नगर में ही था। मतलब ऊपरी तौर से देखने से साहिल का किसी भी प्रकार से कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। फिर भी पुलिस गायब लड़की के बॉयफ्रेंड साहिल को फ़ोन करती है, मगर पुलिस के फ़ोन करने पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। इसी दौरान पुलिस को एक खबर मिलती है और वो खबर यह थी कि साहिल का उत्तम नगर वाला ढाबा पिछले कई दिनों से बंद था, जिसमें बंद का कारण घर पर शादी की वजह बताया गया। मगर यहाँ चौंकाने वाली बात तो यह थी कि ढाबे के बंद होने के बावजूद भी देर रात को किसी की आवाजाही ढाबे पर होती रही। अब इधर पुलिस ने सोचा कि अगर ढाबा बंद है तो आखिर यहाँ देर रात को भला कोई क्यों आएगा। इसीलिए पुलिस वालों ने ढाबे पर ही जाकर छानबीन करने का फैसला किया। अभी तक दिल्ली पुलिस अंधेरे में ही तीर चला रही थी। इधर साहिल को किसी भी तरह के क्राइम की जांच होने की अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी और ना ही निक्की के गुमशुदगी की कोई शिकायत पुलिस के पास अभी आई थी। मगर आगे इस केस में जो भी होने वाला था उसके बारे में ना तो पुलिस ने कभी सोचा था और ना ही निक्की के माँ बाप ने कभी सोचा होगा। खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस उसी वक्त रात के 11:05 पर उत्तम नगर के उस ढाबे पर पहुंच जाती है। पुलिस जैसे ही ढाबे में प्रवेश करती है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसपास की चीज़ों को देखकर वैसे तो सब कुछ नॉर्मल ही दिखाई दे रहा था, मगर वहां रखे बड़े से फ्रिज ने जब अपनी तरफ सबका ध्यान खींचा तो हाल ही में श्रद्धा मर्डर केस के उस सबसे बड़े फ्रिज की याद सबको आ चुकी थी, जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े करके रखे हुए थे। पुलिस ने जब फ्रिज खोलकर देखा तो उनके भी होश उड़ चुके थे। उस फ्रिज में एक 24 से 25 साल की लड़की की लाश रखी हुई थी। यानी फोन करने वाले उस गुमनाम शख्स का शक बिल्कुल सही निकला था। पुलिस तुरंत वहां से लाश को लेकर थाने पहुंचती है, लेकिन इधर उस लड़की के गुम होने की कोई शिकायत अभी तक पुलिस के पास नहीं पहुंची थी। इसीलिए उस गुमनाम शख्स के बताए अनुसार पुलिस निक्की के घर वालों को फ़ोन करके निक्की के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन निक्की के घर वालों का यही कहना था कि निक्की कहीं घूमने गई हुई है और उसने जाने से पहले भी हमें बताया था कि वह दिल्ली से बाहर जा रही है। खैर, इसके बाद पुलिस निक्की के पिता को थाने बुलाती है, मगर थाने आने पर पहली बार निक्की के पिता को पता चलता है अभी तक वे यह समझ रहे थे कि उनकी बेटी कहीं घूमने गई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वह अब मर चुकी थी। निक्की के पिता निक्की के लाश को देखकर पूरी तरह से टूट चुके थे। अपनी बेटी के इस तरह अचानक हो जाने से निक्की के पिता को काफ़ी गहरा सदमा लगता है। फिर पुलिस के आराम से पूछताछ करने के बाद वे बताते हैं कि वे लोग हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। निक्की उत्तम नगर में ही रहकर पढ़ाई करती थी, क्योंकि उत्तम नगर झज्जर से काफ़ी दूर पड़ता था। इसीलिए हमने निक्की के कहने पर ही उत्तम नगर में ही उसकी पढ़ाई करने की सारी व्यवस्था कर दी थी, ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। निक्की उत्तम नगर में किराए के एक मकान में रहा करती थी। इधर निक्की की छोटी बहन से पूछताछ करने के बाद पता चला कि निक्की ने हिल स्टेशन जाने की बात उसे बताई थी
और शायद यही कारण था कि निक्की के गायब होने की इस बात को ना तो अपने घर वालों को बताती है और ना ही रिश्तेदार में किसी को यह बात बताती है, मगर वो भी अपनी बहन निक्की के पिछले कई दिनों से फ़ोन ना करने या फिर उसके स्विच ऑफ फ़ोन से काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहा करती थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसके अलावा उसके पिताजी निक्की को कई बार फ़ोन लगा चुके थे, मगर हर बार फ़ोन स्विच ऑफ ही आता था। फिर हमें भी लगा कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर किसी और वजह से फ़ोन नहीं लग रहा हो, और वैसे भी वे हमें जाने से पहले बताकर गई ही थी, तो हमने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। और यही कारण था कि अभी तक हमने निक्की की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है। इसके बाद पुलिस निक्की की छोटी बहन से यह पूछती है कि आखिरी बार वह किसके साथ दिल्ली से बाहर गई थी। इस पर उसने बताया कि आखिरी बार उन्हें साहिल अपनी कार से लेने आया था, जिसके बारे में अक्सर मुझे दीदी फ़ोन पर बताया करती थी, और बाकायदा उन्होंने जाने से पहले मुझे फ़ोन करके बताया था कि वह साहिल के साथ हिल स्टेशन जा रही है। इधर सारे पूछताछ और बयान दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस को अब साहिल का बेसब्री से तलाश था। पुलिस अब बिना देर किए तुरंत ही अपनी एक टीम के साथ साहिल के घर पहुंच जाती है, लेकिन घर पर पहुंचने के बाद पता चला कि साहिल उस वक्त घर पर नहीं था। लेकिन पुलिस के कुछ देर के इंतजार करने के बाद ही साहिल घर पर आ जाता है। बस क्या था, पुलिस पूछताछ करने के लिए साहिल को उसके घर से ही उठाती है और सीधा पुलिस स्टेशन ही ले आती है। पुलिस साहिल से पूछती है कि निक्की पिछले कई दिनों से गायब है, जिसका कोई पता नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि तुम निक्की के बारे में अवश्य कुछ जानते होगे, क्योंकि उसकी छोटी बहन ने बताया है कि वह आखिरी बार तुम्हारे साथ ही दिल्ली से बाहर निकली थी। इस पर साहिल ने बताया कि उस रात वह उससे मिलने जरूर आया था, लेकिन निक्की को अपने दोस्तों के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाना था, जिसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया, और उसके बाद उससे मेरी कोई बात भी नहीं हुई है, क्योंकि इधर मैं अपनी शादी की तैयारियों में बिजी भी था। साहिल के इस दिए गए सफाई के बाद पुलिस वाले भी अब समझ चुके थे कि वह सीधे तरीके से सच नहीं बोलने वाला है। पुलिस उसी वक्त बिना बात को घुमाते हुए उसके उत्तम नगर वाले उस ढाबे के बारे में सारी बातें उसे बता देती है, जिसको सुनकर साहिल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब वो समझ चुका था कि पुलिस उसके बारे में अब सब कुछ जान चुकी है, लिहाजा उसने निक्की के साथ जो भी किया वह सारी बातें पुलिस को बता देता है। साहिल के मुताबिक साहिल और निक्की एक दूसरे को 5 से 6 सालों से जानते थे। साहिल और निक्की की मुलाकात उस समय हुआ था जब दोनों आज से 6 साल पहले एक ही बस में कोचिंग करने रोज जाया करते थे। इसी आवाजाही में दोनों के बीच पहले तो बातचीत होती है, फिर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और आगे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। साहिल के मुताबिक यह सब लॉकडाउन के पहले की बात है, जब ये दोनों अपनी पढ़ाई के लिए उत्तम नगर में किराए के अलग अलग मकान में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते थे। मगर जैसे ही इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोनों एक साथ एक ही किराए के रूम में रहने लगते हैं। अब इधर समय गुजरता है और पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है। इधर माँ बाप के कहने और वायरस के संक्रमण से ये दोनों उस किराए के रूम को छोड़कर अपने अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि निक्की का घर हरियाणा के झज्जर में पड़ता था और वो भी साहिल की तरह ही अपने माँ बाप से दूर रहकर उत्तम नगर में ही अपनी नीट की तैयारी किया करती थी, जबकि आरोपी साहिल एसएससी की तैयारी करने के लिए किराए के रूम में रहा करता था। खैर, दोनों के घर आने के बाद भी वे लोग फ़ोन पर लगातार संपर्क में थे। इसके बाद जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, निक्की अपनी पढ़ाई के लिए फिर से उत्तम नगर के उसी किराए के रूम में आकर रहने लगी, जिस किराए के रूम में वे लोग लॉकडाउन से पहले रहा करते थे। साहिल के दिए गए बयान के अनुसार साहिल के पिताजी और उसके घर वाले सख्त मिजाज के थे। इसी दौरान उसके घर वालों ने साहिल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया ताकि वह उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले, क्योंकि साहिल के पिता को कहीं ना कहीं ये खबर लग चुकी थी कि साहिल अब पढ़ाई को छोड़कर किसी लड़की के साथ रहने लगा है, और यही कारण था कि उसके घर वाले उस पर रोज दिन शादी के दबाव बनाते चले आने लगे। इधर बाप के सख्त मिजाज के कारण साहिल निक्की के बारे में चाहकर भी कभी नहीं बता सका कि वह निक्की से प्यार करता है और उससे ही वह शादी करेगा, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर वाले, खासकर उसके पिताजी, उसके इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यही नहीं, साहिल के इस कदम से साहिल के पिताजी उसे अपने ही घर से कभी भी निकाल सकते थे। यही कारण था कि निक्की के प्यार के इस राज को उसने घर वालों से कहना जरूरी नहीं समझा। इधर घर वालों ने लड़की ढूंढना भी शुरू कर दिया था, लेकिन यह बात साहिल ने निक्की को नहीं बताई, और घर वालों के दबाव के कारण साहिल भी अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर इन सब से निक्की अनजान बैठी थी। वो साहिल के साथ गोवा या मनाली घूमने का प्लान बना रही थी। साहिल ने आगे बताया कि वह घर वालों के दबाव से उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, मगर इस शादी की बात निक्की को भी कहीं से लग चुकी थी। अब वो भी मुझसे शादी करने का दबाव बनाने लगी थी, वरना उसका यही कहना था कि वह मुझे छोड़कर यदि अपने घर वालों के पसंद की लड़की से शादी करेगा तो वह इसकी शिकायत पुलिस में करेगी। साथ ही पिछले दिनों मंदिर में हुई शादी की सारी फुटेज और सारी वीडियो भी उसके घर वालों को वह दिखा देगी। इधर जिस दिन साहिल की सगाई थी, निक्की ने साहिल को फ़ोन भी किया और तुरंत मिलने को भी कहा, मगर साहिल ने जब ना आने को कहा तो निक्की गुस्से में हो गई और वो साहिल को फिर से धमकी देने लगी। इसके बाद साहिल शाम को मिलने का कहकर वह उसी दिन सगाई की सारी रस्में पूरी करता है
और फिर वह निकी से मिलने उसके किराए के मकान पर चला जाता है, जहाँ निकी पहले से ही उसके इंतजार में बेचैन थी। निकी ने जब साहिल से उसकी सगाई के बारे में पूछा तो साहिल भी अपनी शादी की इस बात को निकी को बता देता है और धीरे धीरे इस शादी की बात को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। यही नहीं, दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ चुका था कि यह बस हाथापाई तक पहुंच गई। बस क्या था, गुस्से में साहिल ने कमरे में रखे हुए मोबाइल चार्जर को लिया और उसी तार से निकी के गला को दबाने लगा। वह तब तक उस चार्जर के तार से उसका गला दबाता रहा जब तक निकी का शरीर पूरी तरह से ठंडा नहीं पड़ गया। हालांकि आगे पुलिस की जांच में यह भी बात सामने आई कि निकी को मारने का प्लान साहिल और उसके पिता ने पहले से ही करके रखा हुआ था। बस निकी को अपने रास्ते से हटाने का उनके पास कोई तरीका नहीं था, मगर प्लान से पहले ही साहिल ने अपने काम को अंजाम दे दिया। खैर, निकी को मारने के बाद साहिल निकी के लाश को कार की अगली सीट पर रखता है और सीट बेल्ट लगाकर बैठा देता है ताकि देखने वाले लोगों को लगे कि आगे की सीट पर बैठी लड़की कार में सो रही है। और इधर साहिल निकी के लाश को लेकर दिल्ली के सड़कों पर दौड़ता रहा, क्योंकि उसने यह मर्डर अपने प्लान से पहले ही कर दिया था। इसीलिए उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मारने के बाद इस लाश को वह कहाँ ठिकाने लगाएगा। और तभी उसे अपने उस ढाबे का ख्याल आता है जो पिछले कई दिनों से बंद पड़ा था। वह निकी के लाश को छुपाने के मकसद से निकी के लाश को ढाबे में रखे एक फ्रिज में रख देता है ताकि शादी के बाद वह अपने घर वालों की मदद से उस लाश को कहीं ठिकाने लगा सके। इधर निकी और साहिल के घर वाले दोनों इस रिश्ते और निकी के मौत से अभी तक अनजान बैठे थे। खैर, इस जुर्म के बाद साहिल को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। पुलिस के जांच में यह भी बात सामने आई कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज किया गया था और वे कुछ साल जेल में ही रहकर बाहर आया था। खैर, आज भी साहिल जेल में ही है। इधर निकी के परिवार वाले आज भी यही मांग कर रहे हैं कि आरोपी साहिल को फांसी की सज़ा ही दी जाए, मगर क्या होगा वह तो कानून ही तय करेगा। बस आगे क्या होता है यही इंतज़ार है। तो आज की हमारी यही कहानी थी। आई होप आपको कहानी पसंद आई हो। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ, किसी और क्राइम की एक नई दास्तां के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर।